पर नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तो देखिएगा, नासिका के प्रयोग के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वह आपके दो रूप बनते हैं। पहला बनता है आपका अनुनासिक और दूसरा बनता है आपका निरानुनासिक। अब देखिएगा, पहला है आपका, अगर पूछता है कि नासिका के प्रयोग के आधार पर मित्रों स्वर के कितने भेद होते हैं, तो नासिका के प्रयोग के आधार पर मित्रों स्वर भेद होते हैं। एक होता है अनुनासिक और एक होता है निरानुनासिक। अब देखिएगा, दो है यहाँ पर। अगर पहले आपका लिखा हुआ है अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अन का जो अर्थ होता है वो मुख से या थोड़ी से माना जाता है और नासिक का अर्थ होता है आपके नाक से। तो यहाँ पर बात की गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण, देखिएगा सिंपली समझिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण मुख तथा नाक दोनों से होता है, समझिएगा कि जिन वर्णों का जो उच्चारण है मुख तथा नाक दोनों से होता है, उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। देखिएगा समझिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण यानी मुख से भी हो और इसके साथ साथ नाक से भी हो, तो उन वर्णों को जो यहाँ पर संज्ञा दी जाएगी मित्रों क्या कहा जाएगा, अनुनासिक के नाम से जाना जाएगा। जैसा और अनुनासिक का जो मित्रों सिंबल बनता है वो सबको पता है, जो चंद्रबिंदु होता है इसी को ही यहाँ पर जो संज्ञा दी जाती है वह अनुनासिक के नाम से संज्ञा दी जाती है। यानी जो आप चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हो इसका मतलब वही क्या बनेगा, आपका अनुनासिक कहलाएगा। जब आप चंद्रबिंदु लगा दिए तो इसका मतलब क्या बन गया, अनुनासिक बन गया आपका। इसी क्रम में देखिएगा, अब मैं बताता हूँ कौन कौन से स्वर आपके अनुनासिक के अंतर्गत आपके आएंगे। देखिएगा, जितने भी आपके स्वर हैं, अगर हिंदी में स्वरों की बात की जाए 11 स्वर हैं, तो जो आपके 11 स्वर हैं, यानी अगर देखा जाएगा, अगर सीधी रेखा खींचने पर, सीधी रेखा समझिएगा बहुत ध्यान से, सीधी रेखा खींचने पर जिन वर्णों के ऊपर मात्रा जाती है, जैसे ये है आपकी मात्रा, यानी मात्रा कहाँ गई, ऊपर गई, इसके साथ साथ आपकी मात्रा नीचे गई, ये फिर से ऊपर गई, यानी ये मात्राएं कहाँ जा रही है, ऊपर मात्राएं जा रही है ना। तो जिन वर्णों की मात्राएं आपकी कहाँ जाती हैं, ऊपर जा रही हैं मित्रों, उन वर्णों को आप कभी भी अनुस्वार के रूप में, अनुनासिक के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो वर्ण है आपके, चाहे ए हो, चाहे आपकी दीर्घ ई हो, चाहे लघु ई हो, चाहे आपका यहाँ पर आय हो और चाहे आपका यहाँ पर अ हो, तो ये जो आपके हैं इनको आप अनुनासिक के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अनुनासिक के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई वर्ण आपका ऐसे लिखा हो और ये लगा हो। ऐसे कभी होता है क्या, नहीं ना। यानी इसके साथ जो प्रयोग होगा मित्रों वो सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है। तो आपने समझा कि ऐसे वर्ण जिनके ऊपर सीधी रेखा खींचने के बाद ऊपर मात्रा लगेगी वो कभी भी आपके इसमें अनुनासिक के रूप में काउंट नहीं होंगे, वो हमेशा जो काउंट होंगे वह निरानुनासिक के रूप में काउंट होंगे, जो यहाँ पर दूसरा पार्ट मैंने आपके सामने लिख रखा है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आप किन किन वर्णों को अनुनासिक के रूप में व्यक्त कर सकते हो। उसमें आपका आएगा, दीर्घ आएगा, उ आएगा, लघु उ आएगा, री आएगी।
यानी इनको अगर आप व्यक्त करना चाहो तो, यानी इनको अगर आप व्यक्त करना चाहो मित्रों तो 1 2 3 4 5, इन पांचों को आप व्यक्त कर सकते हो किसमें, किसमें व्यक्त कर सकते हो, इस रूप में व्यक्त कर सकते हो। यानी इन रूपों में आप लिखना चाहोगे तो इनका रूप आप बता सकते हो। ये जो रूप है आपके यहाँ अनुनासिक के रूप में हो सकते हैं। यानी सीधे सीधे अगर मैं कहना चाहूँ तो इनका जो रूप बनेगा मित्रों वो आपका अनुनासिक का रूप बनेगा, और इनका जो रूप बनेगा वो निरानुनासिक का रूप आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों इसी क्रम को बढ़ाते हुए। तो अनुनासिक आपको क्लियर हो गया है। अब देखते हैं निरानुनासिक क्या होते हैं आपके। निरानुनासिक देखिएगा, निरानुनासिक क्या होता है। निर निर आपका यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। निर जो प्रयोग हुआ है क्या है मित्रों, उपसर्ग है। और निर का अर्थ जो होता है मित्रों वो आपका नहीं होता है। निर का जो अर्थ मित्रों आपको मिलता है वह अर्थ आपको क्या मिलता है, नहीं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर निर उपसर्ग का मतलब क्या है मित्रों, नहीं है। तो यानी नाक का प्रयोग ना हो, नासिक का मतलब क्या है, नाक। तो इसका मतलब सीधे कहने का अर्थ है कि जिन वर्णों का उच्चारण सिर्फ मुख से होता है, नाक से नहीं होता है, उन्हें जो संज्ञा दी जाएगी वो निरानुनासिक दी जाएगी। और वो आप जानते हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके, जिन संख्या बन जाएगी वो लघु ई, दीर्घ ई, और इसके साथ साथ आपका जो है ए है, ओ है, आए है, आओ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो आपके हैं अगर इनको देखा जाएगा तो ये आपके जो रूप बनेंगे ये क्या कहलाएंगे आपके, निरानुनासिक के रूप में यहाँ पर इसको व्यक्त कर सकते हैं। इनको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसको, निरानुनासिक, क्योंकि इनके ऊपर कभी भी मात्राओं के ऊपर कभी भी आप इसको लगे हुए नहीं देखोगे। यानी कोई भी मात्रा हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये मात्रा है, ये मात्रा और इसके साथ साथ ये, तो इनमें कभी भी आप जो देखोगे वो ऐसे लगे हुए नहीं देखोगे। इनके साथ जब भी प्रयोग होके आएगा वो सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होगा और इसके साथ अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे ये क्या कहना है आपके निरानुनासिक के रूप में आपसे जाने जाते हैं। तो नासिका के प्रयोग के आधार पर मित्रों जो स्वरों के भेद के बारे में बात की गई है वो स्वर के भेद आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आपका अगला पॉइंट क्या बचा हुआ है। नासिका के प्रयोग के आधार पर के बाद अब आपका जो अगला पॉइंट है मित्रों वो है आपका मात्रा के आधार पर। यानी अगला जो पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ वो क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मतलब इसमें है कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, इसी को काल भी कहते हैं। याद रखिएगा, काल जो आपका है वो यमराज से बात नहीं की गई। काल का मतलब यहाँ समय से है। काल शब्द का यहाँ पर जो अर्थ आपका निकल कर आया है तो किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। ठीक है, तो काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, काल या मात्रा के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं मित्रों वो भी आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। जो इन्हीं को क्या नाम दिया गया, पहला है आपका हरस्थ स्वर या इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है, या इन्हीं को एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। पहला है आपका हरस्थ स्वर या मूल स्वर या आपका क्या कहलाएगा, एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाएगा। हरस्थ शब्द का जो मित्रों अर्थ होता है, हरस्थ शब्द का अर्थ होता है छोटा, मूल का मतलब यहाँ से जो अर्थ निकल कर आया वो है जड़, और एक मात्रिक का मतलब यहाँ से अर्थ निकल के आया कि एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय। अब समझिएगा इनकी जो संख्या होती है मित्रों कितनी होती है, 4 है।
और कौन कौन सी, आ, ई, ओ, री। ये आपके 4 जो मित्रों कहलाएंगे, ये आपके क्या कहलाते हैं, हर्ष स्वर के नाम से आपके जाने जाते हैं। तो इनमें जो है आपका हर्ष कहते क्यों हम, क्योंकि छोटा है, ये आपके क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आप पढ़ते भी हो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। तो आप छोटा रूप है, यदि छोटे रूपों में है तो इन्हें क्या कहते हैं, हरस्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपके होते हैं मूल। मूल का अर्थ होता है मित्रों यहाँ पर आपके जड़ से माना जाता है। मूल शब्द का अर्थ यहाँ पर मित्रों किससे है, जड़ से है। यानी ये आपके ऐसे स्वर हैं कि जो आपके अन्य स्वर इसके बाद बचते हैं, वो चाहे ए हो, चाहे ओ, चाहे आई, चाहे औ। इन स्वरों का जो निर्माण होता है इन्हीं से मिलकर ही होता है। अगर आपके ये स्वर नहीं होते तो उनका निर्माण नहीं होता। तो ये आधार है अन्य स्वरों का, इसीलिए ये जो कहा गया वो मूल स्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की जड़ है। जैसे पेड़ में अगर जड़ नहीं होगी तो टहनियां कभी भी बाहर नहीं निकलेंगी, वैसे ही अगर ये 4 नहीं होंगे तो जो आपको दीर्घ रूप देखने को ए, ओ, ऐ, ओ मिलते हैं वो भी कभी आपको मित्रों नहीं मिलने वाले। तो मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक तो कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मित्रों एक मात्रा का समय लगता है। यानी इन वर्णों के उच्चारण में जो मित्रों समय लगता है वो कितना लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। इसलिए इनको जो संज्ञा दी जाती है वह आपसे एक मात्रिक के नाम से आपसे जाना जाता है। या कह लीजिए दूसरे शब्दों में परिभाषा कि जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 1 सेकंड का समय लगता हो, उसे जो संज्ञा दी जाएगी वह आपके एक मात्रिक के नाम से मित्रों आपके जानी जाएगी। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 1 सेकंड का समय लगता है, उन स्वरों को जो संज्ञा दी जाएगी वह आपके एक मात्रिक कहलाते हैं। और इनके जो आपके प्रकार होते हैं वो आपके 4 होते हैं हर स्वर से, आ, ई, उ और री। आइए मित्रों हम देखते हैं आपका दीर्घ रूप क्या कहलाता है, दीर्घ रूप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिएगा मित्रों, अब आपका जो सेकंड रूप है वह आपका है दीर्घ स्वर। जो सेकंड है वह आपके सामने है दीर्घ। दीर्घ स्वर कह लीजिए या इसी को आपके द्विमात्रिक के नाम से जाना जाता है। इसी स्वर को क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। यानी आप चाहे इनको मित्रों दीर्घ स्वर कहिए या द्विमात्रिक कहिए, आपका अर्थ एक ही निकल कर आता है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आपके काउंट होते हैं मित्रों वो आपका दीर्घा, इसके साथ ही साथ आपका जो होगी वो दीर्घी, दीर्घ उ, इसके साथ ही साथ मित्रों आपका ए, ओ, आई, आओ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 आपके हो गए और आ, ई, उ, री आपके 4 उधर निकल गए। तो ये आपके जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे मित्रों, दीर्घ कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर कहने का मतलब ये है क्योंकि ये बड़ा है। जब आप आ धन आ मिलाओगे तब आप बड़ा का निर्माण करोगे। जब मित्रों आप ई और ई को मिलाओगे तो बड़ी बनेगी, और जब मित्रों आप उ धन उ को मिलाओगे तो बड़ा उ बनेगा। और जब मित्रों आप आ धन ई को मिलाओगे, आ धन ई को, तो ए बनेगा। और जब मित्रों आप आ धन ओ को मिलाओगे तो बनेगा। आ धन उ को मिलाओगे, आ धन उ के तो ए बनेगा। और आ धन यहाँ पर जो मिलेगा आपका आ धन ई और आ धन उ, और आ धन यहाँ पर आप जो मिलाओगे वो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यानी आ धन ई मिलेगा आपका तो ए बनेगा। इसके साथ ही साथ आई जो बनेगा वो आपका आ धन ए से बनेगा। ओ जो बनेगा आपका मित्रों वो आ धन उ को मिलाकर बनता है, और इसके साथ ही साथ जो आपका बनता है ओ वो आ धन ओ को मिलाकर बनता है। तो अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ए का जो निर्माण होता है आधन ई से होता है, और इसके साथ साथ जो ओ का निर्माण होता है आधन उ से, ऐ का निर्माण होता है आधन ए से, और अ का निर्माण जो आपको मित्रों मिलता है वो आधन ओ से मिलता है। द्विमात्रिक स्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 2 मात्राएं लगी हैं। एक मात्रा ये लगी है, एक मात्रा ये, एक मात्रा ये और एक मात्रा ये। यानी दीर्घ स्वर कहने का अर्थ है कि इनमें 2 मात्राएं होती हैं, तो इसीलिए इनको 2
मात्रिक कहते हैं, या कह लीजिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 2 सेकंड का समय लगता है उन्हें ही हम यहाँ पर जो संज्ञा देंगे वो द्विमात्रिक के नाम से आपकी संज्ञा दी जाती है। तो इसीलिए मित्रों यहाँ पर इन्हें चाहे दीर्घ स्वर कहिए या द्विमात्रिक कहिए, इसके साथ ही साथ यह सजातीय और विजातीय को मिलाकर बनते हैं। यानी दीर्घ स्वरों का जो निर्माण होता है सजातीय और विजातीय को मिलाकर बनते हैं। आ धन आ सजातीय है, ये सजातीय है, ये सजातीय है, लेकिन इधर जो प्रयोग हो रहे हैं वो विजातीय रूप में होते हैं। यानी कह सकते हो कि जो दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है वह सजातीय और विजातीय दोनों को मिलाकर मित्रों आपका किया जाता है। अब मित्रों अब देखते हैं जो अंतिम पड़ा हुआ है आपका सीधे सीधे कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। यानी अगर देखा जाएगा वैसे जो प्लुत स्वर आपके मित्रों काउंट होते हैं वह संस्कृत के लिए है, लेकिन यहाँ पर भी आपका प्लुत स्वर का प्रयोग आपका किया जाता है हिंदी में भी। तो प्लुत स्वर का अर्थ जो होता है, जो सिंबल होता है, यह आपका 3 के जैसे बनता है। यानी प्लुत स्वर का जो मित्रों सिंबल बनता है वो 3 के जैसे बनता है, और प्लुत स्वर को ही मित्रों त्रिमात्रिक के नाम से संबोधित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यानी जो प्लुत स्वर कह लीजिए या त्रिमात्रिक कह लीजिए, दोनों का अर्थ आपका एक ही निकल कर आता है। प्लुत स्वर का जो प्रयोग होता है मित्रों वह अब लिखने के अर्थ में नहीं किया जाता है। यानी प्लुत स्वर का जो प्रयोग मिलता है वह लिखने के अर्थ में नहीं होता है, वह व्यवहारतः हो रहा है। यानी आज के समय में प्लुत स्वर जो बिल्कुल विलुप्त की ओर जा रहा है उसका जो प्रयोग हो रहा है वह व्यवहार में सिर्फ बोलने चालने में हो रहा है, लेकिन कॉपी और किताब में कभी भी उसका प्रयोग नहीं होता है। और अगर आपको ये कहीं पर मिलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो भगवान की आरतियां वगैरह हैं उनमें आपको देखने को मिल सकता है, अन्यथा इसका प्रयोग आज के समय में बिल्कुल बंद हो गया है। इसके साथ ही साथ मित्रों त्रिमात्रिक कहने का अर्थ क्या है कि वे 3 के जैसे बनता है और इसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है बोलने में। यानी प्लुत स्वर का जो उच्चारण होता है वो 2 मात्राओं से अधिक लगता है, इसीलिए इन्हें त्रिमात्रिक के नाम से भी कहते हैं, आपका जाना जाता है। इसका जो प्रयोग होता है मित्रों प्लुत स्वर का वो कहाँ से होता है, किसी व्यक्ति को देखिएगा, किसी व्यक्ति को दूर से पुकारने में, चीखने में, चिल्लाने में, रोने में, गाने में, इन जगहों पर जो मित्रों प्रयोग होगा वह किसका प्रयोग होगा, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है और ये आपका बनता है। जैसे आपके सामने अगर मैं शब्द लिख दूं यहाँ पर और एक शब्द मैं लिख दूं ये, तो इसका जो प्रयोग होता है मित्रों एक जो देखेगा ये दीर्घ स्वर के साथ ही प्रयोग होता है। कभी भी प्लुत स्वर का जो प्रयोग है वो आपका ह्रस्व के साथ नहीं आएगा। यह जो हमेशा प्रयोग होगा मित्रों वह दीर्घ के साथ प्रयोग होगा। और जब आपके सामने ओम लिखा हुआ है तो आप पढ़ोगे ओम, लेकिन जब आपका प्लुत स्वर का प्रयोग हो जाएगा तो जिस वर्ण के साथ इसका प्रयोग हुआ है उस वर्ण को आपको खींच के बोलने की आवश्यकता पड़ती है। आप बोलोगे ओम, यानी ओ को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है तो उसको आप बुलाते हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम पप्पू है या कल्लू है तो आप क्या बुलाते हो, पपुआ, और आप क्या बुलाते हो, कलुआ। यानी यहाँ पर जो आप आमे खिंचाव दे रहे हो वह जो खिंचाव मिल रहा है वो इसी के कारण है, क्योंकि जब आप दीर्घ स्वर में बोलोगे तो दीर्घ स्वर की जो लिमिटेशन है वो एकदम पता है आपको कि आप कल्लू बोलोगे तो कुछ ही दूर तक बोल पाओगे, कल्लू ज्यादा खींच नहीं पाओगे। लेकिन अगर व्यक्ति दूर खड़ा है तो आपको बोलना पड़ेगा कलुआ, यानी आपको आपने क्या किया, खींच दिया। तो जो खींचने की वो प्रवृत्ति आपके सामने है वह किसके सामने है, त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर के ही कारण मित्रों आपको मिलती है। तो आज से मित्रों स्वर के जो भेद है ये खत्म हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वह व्यंजनों के बारे में बात करेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और इनके प्रयोग आपके कैसे होते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ या भाई और बहनों के साथ उसको शेयर भी करें, क्योंकि सभी एक दूसरे परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बन रहे हैं और यह अति महत्वपूर्ण आपको वीडियो है। और दोस्तों अगर आपको कुछ प्रतियोगिता से जुड़ना हो तो कुछ प्रतियोगिता से जुड़ने के लिए जो मेरा
टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप यूट्यूब वीडियो के नीचे देखोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। वहाँ से आप जा सकते हो और इसको ज्वाइन कर सकते हो और ये सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसी के साथ दोस्तों हम मित्रों अब जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।